सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है? प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते प्रणाम। चलिए, तो प्रयास किया जाए एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस पे भी कुछ। पिछले दो बैच इसका भी हम लोग किए हैं, बट मन लायक नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें जैसे होना चाहिए डिस्कस नहीं कर पाए थे। इस बार कोशिश है कि थोड़ी उसकी और, क्योंकि ऐसे हर कोर्स में ही कुछ ना कुछ मॉडिफाई हो ही जाता है अकॉर्डिंग टू फीडबैक, और कुछ अपने हिसाब से भी। तो जो भी हो, ये हम लोग इसमें पर जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सटीक है कि एक तो फाइनेंस से रिलेटेड, खास करके फाइनेंस बहुत है। रेलवे फाइनेंस में जाएंगे तो भरे पड़े, बट हमारा जो टॉपिक है वो एसएनपी से रिलेटेड, यानी हमारा जो सिलेबस है एडीएसटी वाली नायर की, तो उसमें ऑलमोस्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, तो टचअप वही टॉपिक रहेंगे, उससे बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। और जिसमें हमारा फाइनेंस रूल है, बजट रूल है, लोकेशन है, वर्क प्रोग्राम है, पीडब्ल्यूपी, एडब्ल्यूपी, एक्सपेंडिचर है, कंट्रोल, फाइनेंस कंट्रोल ओवर स्टोर एक्सपेंडिचर, फाइनेंस कंट्रोल, टेंडर के जीसीसी, और जो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एससीसी होती है, जीसीसी होती है और एससीसी होती है। ठीक है। और कुछ एसओपी, डेलीगेशन ऑफ पावर। ऑलमोस्ट ये जितने टॉपिक हैं, अगर सवाल पलटिएगा तो एक आध से जो 10 सवाल रहते हैं फाइनेंस से, 10 नहीं 15 कहिए, टोटल 35 सवाल रहेगा। फाइनेंस प्लस एस्टेब्लिशमेंट से मिला के टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे मुझे 30 जवाब देना है। ओवरऑल अगर आप चेक करिएगा ना, पिछले जो 3-4 सीबीटी हुए, 30% के तो दो ही हुए, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं एस्टेब्लिशमेंट साइड से, और 15 क्वेश्चन है फाइनेंस साइड से, और 20 क्वेश्चन हैं एस्टेब्लिशमेंट साइड से, जिसमें इसको छोड़ के, इस महाशय को छोड़ के बाकी ये पूरा टॉपिक है। पीएनएम, जेसीएम, प्रेम, वेलफेयर, लेबर लॉज, एचओईआर, पेमेंट इन वेज अलाउंस, ओवर टाइम, पेंशन, सर्विस कंडक्ट रूल, डीएनए रूल, लीव पास रूल, ये सब मिला इन सब मिला के 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इधर 15 हो जाते हैं, और जवाब मुझे देना है 35 क्वेश्चंस हो गए, 30 जवाब देना है। और ऑलमोस्ट इजी रहता है पिछले बार के, खास करके मुझे जहां तक फीलिंग हुई कि ये क्वेश्चंस इजी रहता है। इसके कंपेयर में मुझे टेली का भी ज्यादा गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसके डाटा याद नहीं थे और वहां से मिस्टेक्स अधिक हो गए जो निगेटिव में लेके चला गया। बट ये सब में बहुत सटीक और सिंपल सवाल था। तो ये हो गई, और एक जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे ये राजभाषा। रूल्स है हमारे पास कि 10% जो टोटल क्वेश्चंस है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा ही जाएगा। टोटल क्वेश्चंस मेरा 150 है, इसका 10% तो 15 क्वेश्चंस ऑफिशियल लैंग्वेज से रहेगा। और इस क्वेश्चन को ऐड करता है वो जो टेक्निक फिजिक्स मैथ पूछता है ना, साइंस प्लस मैथ्स प्लस जीएस, इसी में राजभाषा ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज, ये चारों जोड़ देते हैं। ये चारों जोड़ देते हैं, इन तीनों को मिला के 40 क्वेश्चन दे देता है। देयर आर 40 क्वेश्चंस, और इसको दे देता है 15 क्वेश्चंस। और ये 40 और 15 55 में आपको जवाब देना है 40, यानी 15 क्वेश्चंस हमारे पूरे के पूरे ऑप्शनल हो जाते हैं। तो मुझे जो समझ में आई यहाँ पे इजी क्या हो जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज मेरे लिए छोटा सा है, 8-10 पन्ने में पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज खत्म हो जाता है। अगर उतना भी हम पढ़ लें तो इस 15 में से 13-14 क्वेश्चन तो पकड़ में आ जाते हैं, और वो फायदा दे देता है कि मेरा जीएस अब तो वो जमाना रहा नहीं बचपन जैसा रटने का। मैथ्स जिनका अच्छा है, जिनका कमजोर है, 2-3-4-5 सवाल पूछ देते हैं, मान के चलिए 5 सवाल, और ये 10th स्टैंडर्ड रहता है। लेबर, वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम, स्पीड, मतलब एलिमेंट्री टाइप का। 10 सवाल यहाँ से, 5 सवाल यहाँ से, और जीएस लगभग 10 सवाल, तो 10, 5, 15, 15 हो गए। और बाकी ये जो साइंस है इससे ऑलमोस्ट 20 से 25 सवाल, तो टोटल मिला के अगर इन पूरे को लीजिएगा तो ये 40 सवाल ये आ जाते हैं, और 15 सवाल हो गए राजभाषा के। तो इस 40 में से ये 15 बैकअप का काम कर जाता है,
और आप 35-40 बना लेंगे मदद टू इसके इस 15 के, तो राजभाषा भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से हमारी मैथ, साइंस और जीके पे बहुत मदद की मेहनत की जरूरत को कम कर देता है थोड़ा। तो जो भी हो, ये मेरा मानना है। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे इसमें फाइनेंस, उसके साथ हमारा ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, और फिर फाइनली राजभाषा के साथ कंक्लूड करेंगे। हमें लगता है ये बैच भी 30 से 35 मिनट क्लास लगभग हो जाएंगे, बिटवीन 30 to 40 क्लास के आसपास, जो हमारा ऑलमोस्ट एग्जाम तक, जून मान के चलिए एग्जाम, मुझे जहां तक लग रहा है काहे कि 26 अप्रैल तक तो बोला है नायर की 70 को क्लियर करिए, उसके बाद फॉर्म, मई स्टार्टिंग फॉर्म, और जून मिडिल या लास्ट में एग्जाम ले लेगा, मुझे जहां तक लगता है। तो उस समय तक में हमारा ये कोर्स ऑलमोस्ट। तो ये तो था समरी आज की पहली क्लास के हिसाब से कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। नाउ पहले हम पिछले दो जी स्टोर रिलेटेड का क्वेश्चन अलग से कोई पार्ट में आता है, स्टोर का जो क्वेश्चन होता है वो फाइनेंस के अंदर आ जाता है, फाइनेंस में ही डाल देता है, वो इसी में डाल देता है। वो आपका जो इंटरेस्ट वगैरह है, इंटरेस्ट स्टोर एंड स्टोर से जो एक दो सवाल इंक्लूड करते हैं वो वहीं से इसी में डाल देते हैं, अलग से कुछ नहीं है। वो इसी 10 में से 10 से 15 मान के चलिए, 10 से 15 जो फाइनेंस रहेगा उसी में से सारे चीज रहेंगे, स्टोर भी इसी पे डाल देता है। वो सब भी हम तो लोग कवर कर रहे हैं ना सर, हाँ ये स्टोर भी इसी से। अच्छा, इसमें वर्ड नहीं लिख रहा हूँ मैं क्या, तो वो भी इसी में कवर हो जाएगी। जितने टाइप के स्टोर हैं हमारे पास, नॉर्मल स्टोर और इंप्रेस्ड स्टोर, उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग इसी में। एक चीज है, वो जो वर्कशॉप जो होता है सर, वर्कशॉप भी आता है क्या सर अलग से कोई? देखिए, वर्कशॉप को टेक्निकल में डालता है हमारा जो एसएनटी है, जो ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चंस, उसमें से 5 से 10 क्वेश्चंस जो है वो वर्कशॉप टाइप के पूछते हैं, उसी में पूछते हैं, चाहे वो लेथ वेथ का कुछ वर्ड हो और नॉर्मली हो। पिछली बार में फर्स्ट बार में शायद लेथ वेथ का कुछ डाया पूछा था। ऐसे नॉर्मली वर्कशॉप के क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं, आपका लोकेशन बॉक्स, सिग्नल पोस्ट, या फिर कुछ मेटल का जो एनेलिंग वाला प्रॉपर्टीज वगैरह होता है वहां से, तो वो इसी में से इंक्लूड रहता है। 5 से 10 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन, वो अलग से नहीं है, उसके अलग से कुछ नहीं है। और वर्कशॉप के लिए अलग से विशेष कोई मटेरियल भी नहीं है कि वर्कशॉप की आप कोई बहुत बेहतर की तरफ से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो टेक्निकल डाटा है वहीं से वर्कशॉप निकल के आ जाते हैं। जैसे लोकेशन बॉक्स की जो थिकनेस पूछ देता है स्टील सीट का 3 mm का, तो दिस इज द आपका ये हो गया जो वर्कशॉप टाइप की क्वेश्चन हो गई। डाया ऑफ द अर्थिंग ग्रेटर देन 48 mm, या इसका थिकनेस 3 mm का मुझे चाहिए, ये सब ये ऐसा ही पूछ देता है वर्कशॉप टाइप के क्वेश्चन में इन जनरल। पिछले बार कुछ लेथ का नाम भी पूछा था, ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे कि किस टाइप के लेथ है वो, डिफरेंट टाइप के लेथ में से एक दो लेथ वाला पूछा था, वो फर्स्ट सीबीटी 30%। मेटल का जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो क्या बोलते हैं उसको, एनीलिंग करना या फ्रॉजिंग करना, 2-3 प्रॉपर्टीज आते हैं ना जो हम लोग यूज करते हैं टेंशन बढ़ाने के लिए, कि उसमें थोड़ी सी बहुत ज्यादा हीट में ले गए फिर उसको अचानक से कोल्ड किए तो उसकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है बढ़ जाती है। वो कुछ कुछ वर्ड है, वो 2-4 10 टाइप के वर्ड पढ़ लेने से ही काफी हो जाती है, हमें लगता है वर्कशॉप वाला, उससे ज्यादा सवाल और है नहीं। और वो थैंक यू इसमें सर, नहीं रहेगा, हाँ वो इसमें नहीं रहेगा, वो रहेगा उसी 85 में, जो आपका 40 + 45 है वहीं पे रहेगा, इधर नहीं रहेगा। ओके, तो हम लोग पहले हम शुरू करते थे लिव रूल से या राजभाषा से, इस बार मैं फाइनेंस से ही शुरू कर रहा हूँ और राजभाषा में कंक्लूड करूंगा। क्योंकि फाइनेंस लास्ट लास्ट में क्या होता है, जब हम लोग 25-30 क्लास पढ़ लेते हैं ना, तो धीरे धीरे हम लोग की थोड़ी सी स्ट्रेंथ और एनर्जी भी कम होते जाती है, तो उसमें फाइनेंस कमजोर आ जाता है। तो हम इस बार सोचा पहले फाइनेंस ही पढ़ लें, फिर लीव जो इस्टेब्लिशमेंट करके राजभाषा में कंक्लूड करेंगे।
फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहां तक एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश किया हूं, हद से ज्यादा किसी क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर भी सलाह देंगे आप लोगों को कि हमारा जो IRSCM है, उसके जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं फाइनेंस से रिलेटेड चीजें 10-20 पन्ने में है, उसको आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। मैं भी तो पढ़ता ही हूँ, वहीं से सब लेके आता हूँ या बगल अगल से जहां से जो मिलती है, बट आप लोग भी कोशिश करिएगा पढ़ने का, क्योंकि हमारा SNT से रिलेटेड जो फाइनेंस है उसको IRSCM में एक्सट्रैक्ट कर दिया है। हमारी कोशिश है कि हमारे बहुत सारे जो है हम पे डिपेंडेंट है, इधर उधर से पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज लेके आ जाए, कुछ छूटे नहीं। फिर भी जिनको मौका मिले IRSCM का भी पलटिएगा जरूर कुछ, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए मुझसे कुछ छूट गया एक्सट्रैक्ट करने में, तो आप लोगों से बड़ी मदद मिलती है जब आप बता देते हैं कि सर ये भी चीज इसमें जुड़ा हुआ है, या कुछ गलत लिखने में हो गई, कि मैं भी तो कहीं से एक्सट्रैक्ट करके ही लिख रहा हूँ, अपना दिमाग का तो कुछ है नहीं नया चीज। हाँ, अपने दिमाग के हिसाब से सिर्फ आपको डिलीवर करता हूँ, तो वो भी एक बेहतर हो जाती है। तो पेमेंट एंड वेज एक्ट जो है ना रेलवे का, ये 1936 का चल रहा है। पेमेंट एंड वेज एक्ट जो है रेलवे में, ये रेलवे का 1936 का रूल है, एक्ट है। और इस एक्ट के आधार पे रेलवे ने जो रूल बनाया वो 1938 का है, पेमेंट एंड वेज रूल 1938। और उसके साथ में आप लोग देखेंगे कि हम लोग जब भी कोई MB वगैरह फिलअप करते हैं, हमें एक लाइन सर्टिफिकेट लेता है कि लेबर पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने मिनिमम वेज रूल के आधार पे किया है। तो मिनिमम वेज एक्ट जो है कि किसी लेबर को स्किल्ड, अनस्किल्ड या ओवर स्किल्ड, डिफरेंट टाइप के लेबर कैटेगराइज्ड है, उसकी मिनिमम पेमेंट कितनी होनी है ये सरकार तय करती है। मैक्सिमम क्या होगा अलग बात है, मिनिमम सरकार तय करती है। तो दैट एक्ट इज द 1948। ये इसलिए मैं कोशिश करके लिख देता हूं कि अभी ये भी डायरेक्ट सवाल पूछता है, सवाल का कोई लिमिट नहीं है क्या पूछेगा, ये भी पूछ दे। मिनिमम वेज एक्ट 1948, 1946, 1943, और हम यहाँ पर भी आके गड़बड़ हो जाते। पिछले बार ही मुझे पूछ दिया था रेलवे, हम लोगों को पूछा था कोई रेलवे एक्ट, मैंने 146 लिख दिया था। LC गेट पे जो लिखा रहता है दैट इज रॉन्ग हो गई, 146 होता ही नहीं। तो ये भी डायरेक्ट पूछ देता कि गेट पे कोई गड़बड़ ना करे, इसके लिए शायद कोई सवाल था कि कौन सा रेलवे एक्ट है, अब मैंने 146 लिख दिया। और एक एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए बड़ी कीमती होती है। सो दैट डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाटा भी याद रखना हमें जरूरी है। तो ये जो पेमेंट किसी के काम का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फर्स्ट टॉपिक इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेज। जो व्यक्ति काम करेगा किसी के भी पास, उसको पेमेंट मिला नहीं मिला, मिलना है नहीं मिलना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एम्प्लॉयर की है, जो नौकरी करवा रहा है, या उसके हिसाब से जो डिप्यूटेड मैनेजर है। Every employer in factories, the person named as the manager of the factory will be responsible for the payment. That is simple. और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो क्वेश्चन भी आइए आता है नायर में, वो कहीं से सवाल नहीं उठाता है, जस्ट एकदम सेम टू सेम लाइन डाल देता है, तो एज ए वर्ड दैट इज आंसर आ जाती है उसमें। तो एवरी एम्प्लॉयर इन फैक्ट्रीज, द पर्सन नेम्ड एज द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट एज पर पेमेंट एंड वेज एक्ट के अनुसार। जैसे होता है ना, अभी के लड़कों का नौकरी लगती है तो वो CTC गिनाता है, साल में 15 लाख 18 लाख। बट नॉर्मली जो एज पर रूल है कि किसी के वर्क का पेमेंट मैक्सिमम कितने दिनों में करना है, दैट इज 1 मंथ, नॉट 1 मंथ। किसी का भी पेमेंट आप पर घंटे कर सकते हैं, पर डे कर सकते हैं, पर वीक कर सकते हैं, पर फोर्टनाइट कर सकते हैं, पर मंथ। किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी 2 मंथ में तुमको पेमेंट देंगे, वो हमारा एक्ट में नहीं कहता है, दैट इज ऑफेंस हो जाती है। सो फिक्सेशन ऑफ जो पेमेंट होगा पीरियड्स, दैट इज नॉट एक्सीड्स 1 मंथ। 1 महीने से अधिक किसी का पेमेंट आप नहीं रोक सकते। वेज shall be payable and no wage period shall exceeds 1 month. That is also a question कि किसी एम्प्लॉय का पेमेंट 1 महीना से अधिक रोक नहीं सकते हैं। कितने दिनों में पेमेंट करना है आपको?
टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेज, कितने दिनों में पेमेंट करना है। सबसे पहला कहता है जिस दिन उसका लास्ट पीरियड है वर्किंग का, वेज सैलरी पेड ऑन वर्किंग डे विद इन 7 days ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वेज। आपने जितना दिन का वेज पीरियड बना के रखा है, 1 महीने का बना के रखा है 1 to 30, तो 7 तारीख के अंदर पेमेंट कर देना है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि जिस दिन उसका वेज पीरियड का डेट है उसके 7 दिनों के अंदर उसको पेमेंट करना है। और दूसरा ये है कि जिस दिन पेमेंट डे आप रखेंगे वो वर्किंग डे होना चाहिए, वो ऑफ डे या छुट्टी डे नहीं होना है। जैसे संडे को मत कहिए कि हम 6 दिन ड्यूटी करो शनिवार तक और संडे को तुम्हारा पेमेंट देंगे, नहीं, वो वर्किंग डे होना है। दैट इज ऑल्सो ए रूल। जो पेमेंट होगी विद इन 7 days द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड and establishment where 7 days and working days within 7 days of the wage period। ये किसके लिए? जिसके यहाँ एम्प्लाई 1000 से कम है। इफ एम्प्लाई लेस देन 1000, जिस प्लांट में, जिस कंपनी में 1000 या उससे कम एम्प्लाई है और वहां पे जो आपने वेज पीरियड फिक्स करके रखे हैं 7 days, 15 days, 1 month, नॉर्मली 1 month ही रहता है, 1 month, तो उसके 7 दिन के अंदर उसको वर्किंग डे में पेमेंट करना है। बट एम्प्लाई मोर देन 1000, अगर एम्प्लाई मोर देन 1000 तो उसको 10 दिन के अंदर करना। तो दैट इज ऑल्सो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें आ गए कि पेमेंट वर्किंग डे में होना है, दूसरा जिस दिन उसका वेज पीरियड है उसके 1 सप्ताह के अंदर होना है अगर एम्प्लाई 1000 से कम है, और मोर देन 1000 है तो उसकी जो पेमेंट है वो 10 दिन के अंदर हो जाना है। मतलब 10 दिन के पार नहीं होना है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10 day। If any person is terminated or by or on behalf of the employer, एक यहाँ पे रूल्स और भी कहती है कि एम्प्लॉयर के द्वारा किसी को नौकरी से भगाया जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में हमारे यहाँ कहिए फोर्सली रिटायरमेंट। फोर्सली रिटायरमेंट जिसको दिया जाता है, फोर्सली वीआरएस के भैया तू घर जा, उसको ऐसे नहीं भगाना है, उसको पेमेंट देना है या दे के भगाना है। The wage earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the day on which his employment is terminated। एक सेकेंड, तो कहता है कि अगर किसी को आप नौकरी से भगा रहे हैं, नौकरी से हटा रहे हैं, तो उसका जो अर्न पैसा है, जो भी पैसा वो उस दिन तक कमाया जिस दिन उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, उसको नेक्स्ट डे एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड डे के पहले सारा पेमेंट सेटलमेंट कर दे। जिस एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा रहा है उसकी जो भी अर्निंग्स हैं उसको नेक्स्ट जो वर्किंग डे है उसकी एक्सपायरी से पहले आपको पेमेंट कर दे। दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। सर लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया सर। नहीं आया। लास्ट लाइन कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय को आप नौकरी से हटा रहे हैं तो जब उसको आप जिस दिन टर्मिनेट करिएगा, मान लीजिए 10 तारीख या 12 तारीख को आप उसको बोल रहे हैं कि कल से तुम्हारी नौकरी नहीं है, 13 को वो नहीं नौकरी करेगा, 12 को आप उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिए, देन 1 तारीख से 12 तारीख का जो भी पैसा उसका बनता है उसको 13 तारीख यानी नेक्स्ट वर्किंग डे, अगर 13 को कोई हॉलीडे है, रेस्ट डे है, छुट्टी डे है, अलग बात है, बट नेक्स्ट वर्किंग डे के एक्सपायरी से पहले, नेक्स्ट वर्किंग डे का एक्सपायरी से पहले इसको यहाँ पे फुल पेमेंट कर देना है। जो भी उसका वेज बचा हुआ है वो कर देना है, जो पैसा वो कमा के आपके पास रखा हुआ है, जो उसकी ड्यू बनती है वो उसको दे देना है। ये रूल्स कहता है इसमें। नहीं आ रहा सर यानी ओनली यहाँ पर सर ये वेज कहीं बात हो रहा है कि उसका जो भी उसको जमा है, जैसे लाइक नहीं, वेज की बात हो रही है, वेज की जो
जो कमाया, बाकी अच्छा जो अच्छा आपकी जो ग्रेजुइटी और ये सब रहती है वो सेकंड अलग चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वेज, दिस इज द वेज रूल, ये उसकी वेज की बात हो रही है जो उसने कमाया। ओके सर। ओके जी, वेज में ये 2-3 पॉइंट हमारे पास थे, दैट इज फॉर एग्जाम पर्पस। इसके अधिक और हम लोग के लिए वेज में बहुत कुछ नहीं है, दैट इज द वेज रूल। ये 4-5 पॉइंट जो सवाल से पूछने लायक। नाउ हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द बजट एस्टिमेट एंड एक्सपेंडिचर। बजट ही सबसे बेहतर टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से रहते हैं, बजट से और एसओपी से, बजट से और एसओपी। ये जो 10 क्वेश्चन फाइनेंस पूछ रहा है ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन, 15 पूछ रहा है ना, तो 10 से 11 क्वेश्चन आपके बजट और एसओपी से ही रहेगा, ये पक्का है। नॉर्मली इससे बेसी सवाल यही से, मतलब जो भी सवाल आप पलट के देखेंगे इसी 2 से लेके आता है, बाकी जितने हैं उससे 2-3 सवाल है। इस पे पूरा फोकस करना है कि मेरा बजट, एक्सपेंडिचर और एसओपी। तो एक्सपेंडिचर भी नॉर्मली एसओपी में ही आ जाता है कि भैया किसके पास कितना पावर ऑफ डेलीगेशन है, कौन कितना पेमेंट खर्चा कराने की कैपेसिटी रखता है। अभी जो नई वाली रोल है एसओपी 2018, ऑलमोस्ट उसको फॉलो करना है हम लोगों को और उसके हिसाब से ही आंसर लिखे जाते हैं। तो बजट एस्टिमेट में बहुत सारे वर्ड हैं जो हम लोगों को सबसे पहले समझते हुए आगे पढ़ना है, क्योंकि देखिए इसमें याद रखने लायक बहुत कुछ नहीं है। अगर हमारा ब्रेन शार्प है और हमारे एक वर्ड को, टर्म को मेमोरी में रख लिए तो हमें लगता है कि ये बड़ा सिंपल है। मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो इस पूरे में थोड़ी कॉन्फिडेंट भी हुई थी, कुछ जानबूझ के भी गलती हुआ, पूरे में 40 और प्लस 35 ये सब मिला के हमें लगता है कि 9 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे। एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, मैथ, फिजिक्स, साइंस, जो भी ये सब मिला के, और मैक्सिमम गलतियां हमारी हो गई आईआरटीएम के डाटा, इसमें बहुत गलतियां हो गई। 40 क्वेश्चन थी, बताने में भी शर्म आता है, बहुत डाटा गलती हो गई। आईआरटीएम का डाटा मेरा बहुत मिस्टेक हो गया। इस बार थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आईआरटीएम का डाटा ज्यादा याद कर लें। तो अगर इस पे आपका वर्ल्ड का पकड़ है, जबकि समय भी इस पे बहुत कम लगता है, दिया भी था, मैंने भी कम दिया था, बट इससे आपकी क्वेश्चंस बिल्कुल सटीक निकल जाएगी और ये बैलेंस कर देता है उधर कुछ गलती हो रही है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। व्हाट इज द बजट एस्टिमेट? एवरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा की जरूरत है और पैसा आपको कहीं से मांगना है। जिससे भी पैसा मांगना है उसको आपको लेन देन का हिसाब देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट टाइम में आपको किसी ने 1 लाख रुपया दे दिया, बोला ठीक है 1 महीना तक घर चलाओ, अगले महीना फिर आप पैसा मांगने जाएंगे तो उस पूरे 1 महीने के 1 लाख रुपये का एक जो एज पर रूल या एज पर एसओपी पावर है, खर्च है, वो आपको दिखाना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि इतना खर्च करने से हमारा इतना काम हुआ, ना इसको प्रोग्रेस करने के लिए मुझे इस बार 2 लाख रुपया चाहिए, और फिर इसको किस किस मद में खर्चा करेंगे, कहां कहां खर्चा करेंगे, जिसको हम लोग पिंक बुक बोलते हैं। हर एक जोनल जो है पैसा मांगती है पिंक बुक के थ्रू, हम कितना खर्चा करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसी के प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है बजट एस्टिमेट की, जो प्रोसेस है शुरू कहां से होती है? एक्सपेंडिचर यूनिट से। हु इज द एक्सपेंडिचर यूनिट? डिवीजन, वर्कशॉप, जो भी लेवल है यहां से शुरू होती है। तो प्रायोरिटी भी दिया गया है कि जो भी बजट एस्टिमेट बनाइएगा उसकी स्टार्टिंग यहीं से हो, डिवीजन वर्कशॉप से ही हो, जो एक्सपेंडिंग यूनिट हो वहां से हो, और ये चला जाए हायर रेलवे बोर्ड टू पार्लियामेंट और वोटेड और थ्रू प्रेसिडेंट और चार्ज। आपको पता होगा हमारे पास 2 टाइप के पैसे होते हैं, एक हम पार्लियामेंट से लेते हैं जो मुझे सैंक्शन करके पैसा मिलता है, बाय द वे इसको वोटेड बोलते हैं, जो हमें ग्रांट मिलती है वोटेड के फॉर्म में, वो पार्लियामेंट से मिलती है। और कभी कभी इमरजेंसी में जब पार्लियामेंट की सेशन नहीं चलनी है बट मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन करती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से।
उस पैसा को हम चार्ज पैसा बोलते हैं। वो खर्चा वर्चा के बाद फिर सरकार का अपना टर्म है, लेन देन निपटा लेते हैं, बट हमें जो पैसा मिलता है उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो ये दो टाइप का पैसा रेलवे बोर्ड को मिलती है। एक तो वोटेड पैसा मिलता है पार्लियामेंट से जो उसको सैंक्शन होती है, और एक मिलता है चार्ज जिसको हम ग्रांट के तौर पे बोलते हैं, वो चार्ज बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है कंसोलिडेटेड फंड से अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द रेलवे बोर्ड। ठीक है, इमरजेंसी में उसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं। तो व्हाट इज द बजट? Every railway administration has to prepare estimate of expenditure expected to be incurred by it in a year and submit them on prescribed dates. Well in advance of the beginning of that year to the railway board for obtaining the sanction of the parliament of the president. Such estimate are called budget estimate. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसी सेंटेंस में आ जाते हैं, जिसको हम लोग आगे भी पार्ट वाइज करेंगे कि कब किसको पैसा के लिए डिमांड करना है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड्स हैं। डिमांड 2 to 15 फॉर वेरियस है, डिमांड 16 ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, जिसका हम लोग वर्क्स डिमांड बोलते हैं। इसकी फिर अलग अलग प्लान हेड्स होती है फॉर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, बट वर्क्स के लिए जितने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्लान है, जिसको हम वर्क्स डिमांड के अंदर में लेते हैं, दैट इज ओनली वन सिंगल डिमांड, इज डिमांड नंबर 16। दिस इज द डिमांड 16। और 2 से 15 जो डिमांड है ये नॉर्मल डिमांड है, जिसको रिवेन्यू बोलते हैं। इसमें ऑफिस खर्चा है, चलाना है, रिवेन्यू से जुड़े हुए जितने सारे खर्चे हैं, वो सारे खर्चे को मेंटेनेंस में जो खर्चा है वो सब रिवेन्यू में आता है। तो वो आपका आ जाता है 2 से 15 डिमांड नंबर में। और वर्क्स है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क, तो वर्क्स के लिए जो पैसा मांगना है वो डिमांड नंबर 16 में आता है। तो ये दोनों के मांगने की जो डेट की डेडलाइन फिक्स करके रखी है रेलवे बोर्ड ने कि भैया मुझे जो पैसा भेजोगे 1 दिसंबर तक 2 से 15 का डिमांड भेज देना है बाय द जोनल रेलवे, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। रेलवे में एडमिनिस्ट्रेशन है जोनल रेलवे टू रेलवे बोर्ड, और 23 दिसंबर तक भेज देना है डिमांड 16 बाय द जोनल रेलवे टू रेलवे। तो एक क्वेश्चन यहां से ये क्रिएट हो जाती है, then on prescribed dates well in advance of the beginning of that year of the railway। और ये जो 1 दिसंबर 2023 को आप पैसा मांग रहे हैं, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है। यानी ये वर्क होते होते रेलवे बोर्ड 31 मार्च को भेजेगी, क्योंकि अभी 1 दिसंबर को डिमांड कर लिया, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होती है ना कि 1 दिसंबर के बाद भी वेरिएशन की जरूरत पड़ती है, तो इसकी वेरिएशन चलते रहती है। और लास्ट वेरिएशन जो है 20 मार्च तक पहुंच जाना है रेलवे बोर्ड को, कि 31 मार्च को वो जो रेलवे बोर्ड प्रस्तुत करेगा सरकार के पास, उसके बाद उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना है, कोई रीअप्रोप्रिएशन नहीं होना है। रीअप्रोप्रिएशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी एक सवाल तो पक्का पूछता है, आगे हम देखेंगे। तो दैट इज द बजट एस्टिमेट कि every railway administration has to prepare estimate of expenditure expected, कितना कर सकते हैं, to be incurred by the year and submit them to prescribed date well in advance of the beginning of that year to the railway board for obtaining sanction of the parliament or the president. This sanction of the parliament is the voted, this president is the charged। That is also a question कि प्रेसिडेंट से जो पैसा मांगते हैं वो चार्ज्ड पैसा है, और पार्लियामेंट से जो मांगते हैं वो वोटेड पैसा है। ये पैसा सरकार सैंक्शन करके देती है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पड़ा हुआ है उसके अंदर में, वहां से पैसा वो सैंक्शन कर सकती है। ओके, तो बजट एस्टिमेट का जो पहला टॉप पार्ट आता है, फर्स्ट स्टेप इज द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये जो पैसा हम लेते हैं सरकार से, इसको ग्रांट्स बोलते हैं। सर टू बी इनक्योर मतलब क्या है? टू बी इनक्योर कहां वर्ड पढ़े? टू बी इनक्योर्ड बाय, एक्सपेक्टेड टू बी इनक्योर्ड बाय इट इन ए ईयर।
अच्छा, इनक्योर्ड वर्ड का मीनिंग है, उसमें टेक्निकल ऐसा ऐसा वर्ड घुसाता है ना, गूगल में भी नहीं मिलेगा। पूरा सेंटेंस का मतलब समझिए ना, एक वर्ड का पूछिएगा तो चलेगा। Every railway administration has to prepare estimate of expenditure expected to be incurred by it in a year। मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिपेयर कर रहा है कि इस साल आप कितना खर्चा करेंगे, आपका खर्चा कितना है, और वो सबमिट करना है प्रिस्क्राइब्ड डेट्स वेल इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर टू द रेलवे बोर्ड। और फिर जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, अभी मार्च आएगा 2024-25, हमारा जोन है एससीआर। तो एससीआर में रेलवे बोर्ड को रिवेन्यू डिमांड के रूप में कि मुझे ऑफिस चलाने के लिए और रिवेन्यू के तर्ज पे जो खर्चा बचा है उसके लिए एक डिमांड भेज दिया होगा 1 दिसंबर तक, और उसके बाद जो पूरे एससीआर में इस 24-25 के समय में वो कितना वर्क्स में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करेगा, कितना खर्चा चाहिए, क्या क्या उनका प्लान है, या क्या क्या चीजें होना है, या जो वर्क गोइंग ऑन प्रोग्रेस में है उसको फिर प्रोग्रेस में रखने के लिए और कितना पैसा चाहिए, वो सब 23 दिसंबर तक भेज दिया होगा। तो दैट इज सेंटेंस का मतलब वही होगा, एक्सपेक्टेड टू बी रिक्योर्ड बाय इट इन ए ईयर एंड सबमिट देम ऑन प्रिस्क्राइब्ड डेट वेल इन एडवांस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर टू द रेलवे बोर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और प्रोसीड। ठीक है, और इस एक वर्ड का मीनिंग जो आप पूछ रहे हैं, तो सवाल आ गया तो पत्र देखना चाहिए, मैं देख लेता हूं। अच्छा, इस वर्ड का मतलब होता है व्यय किया गया, व्यय किया गया। ठीक है, व्यय किया गया जो मैं आपको हिंदी में समझाया अभी पहले एग्जांपल के तौर पे कि आप 1 लाख रुपया आपको मिल गया था और अगले बार आप 2 लाख मांगने जा रहे हैं, इस 1 लाख का हिसाब दीजिएगा ना, आपसे जो 1 लाख लिए थे इसका क्या करना है। तो जो एस्टिमेट वो देगा कि खर्चा के हिसाब से इस साल जो खर्चा हुआ है उसके हिसाब से मुझे अगला साल कितना पैसा चाहिए। इस साल मैं 1 लाख रुपया खर्चा किया हूं, अब इस वर्क को आगे बढ़ाने या नया वर्क करने मुझे इस साल कितना पैसा चाहिए, तो कितना पैसा खर्चा किया गया उसके एवज के आधार पे अगले साल के लिए उनसे डिमांड करना है। तो दिस वर्ड इनक्यूर्ड मतलब व्यय किया गया, कितना खर्च किया गया, फाइनेंस के इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। Next things, demand for grants on the basis of the budget estimate। अब ये जो बजट एस्टिमेट आपने भेजा रेलवे बोर्ड को, रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस, यहाँ पे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस होती है जोनल रेलवे, ध्यान रखिएगा, जोनल रेलवे, हेड इज द जीएम। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जहां पे आ जाए आपके फाइनेंस में, रेलवे, इनका माइक ऑन है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जब आ जाए आपके फाइनेंस में तो आप ये समझिए कि वहां पे वो जीएम को बोला जा रहा है। ठीक है, यानी जीएम के बारे में कुछ बात हो रही है। तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर स्पेंडिंग यूनिट्स, अदर स्पेंडिंग यूनिट्स में कौन आते हैं, नॉर्मली वर्कशॉप्स, जिसका हेड होता है सीडब्ल्यूएम, नॉर्मली वर्कशॉप अपना एस्टिमेट अपने हिसाब से भेजती है। ठीक है, जैसे सीएओ है आपका, जो वर्क्स वाले इधर से आते हैं, जिसको कि कंस्ट्रक्शन यूनिट की, तो बहुत सारे स्पेंडिंग यूनिट्स और भी अलग अलग आते हैं। तो दैट इज द अदर स्पेंडिंग यूनिट्स। द रेलवे बोर्ड प्रिपेयर द डिमांड फॉर ग्रांट्स, उन सारे डिमांड को मिलाकर, रेलवे बोर्ड ऐसा तो नहीं होगा ना कि साउथ ईस्टर्न इतना मांगा है, ये इतना मांगा है, वो सबको मिक्स करके सारे जोनल रेलवे को एक डिमांड ऑफ ग्रांट्स बनाता है जो पार्लियामेंट को पेश करना है। तो वो जो बुकलेट है, बुक है, प्रिंटेड बुक होती है, वो जो सबको मिला के दिया गया, दिस इज कॉल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बजट एस्टिमेट, जो रेलवे बोर्ड्स को जोनल रेलवे से मिला है,
कि हमने कितना खर्चा किया और मुझे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट में या चलाने में कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से रेलवे बोर्ड क्या करेगी कि एक अपना डिमांड ऑफ ग्रांट बनाएगी बल्क में सबका लेके, और वो पार्लियामेंट अगर वोटेड चाहिए या फिर प्रेसिडेंट अगर चार्ज चाहिए, बोथ आर कॉल्ड ग्रांट्स। तो इस ग्रांट्स को लेने के लिए वो पार्लियामेंट के सामने या प्रेसिडेंट के सामने भेजेगा कि आप मुझे सैंक्शन करिए, मुझे इतना पैसा चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स। इट्स ऑल्सो ए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आएगी कि बजट एस्टिमेट किसने प्रिपेयर किया? बजट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी जोनल रेलवेज एंड अदर स्पेंडिंग यूनिट। Demand of grants, who is the prepared? This is prepared by the railway board. तो यहां से आपके क्वेश्चंस निकलते चले जाएंगे और पूछता भी यही है। हम लोग के रेगुलर वर्ड में है नहीं, रेगुलर चर्चा में है नहीं, और हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है और एक क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। चार्ज जो देते हैं वो तो सर इमरजेंसी फंड है ना सर, हाँ, उसको उसी पहले को- कैसे पता चलेगा कि इमरजेंसी होने वाला है? हाँ, इमरजेंसी होने वाला ऐसे है कि मान लीजिए, अभी मैं बताऊंगा आगे, कि मान लीजिए आपके जोनल रेलवेज को, साउथ ईस्टर्न को 200 करोड़ मिला था, एग्जाम्पल के तौर पे 200 करोड़ मिला था। अब इसमें क्या है ना कि 200 करोड़ में अगर ये मार्च तक के लिए मिला था, ऐसे अगस्त रिव्यू वगैरह भी होती है, बट दिसंबर महीने में अचानक से साउथ ईस्टर्न में एक समुद्री तूफान आ गया, पूरा का पूरा कोस्टल एरिया की लाइनें 200 किलोमीटर की चली गई या 50 किलोमीटर डूब गया। अब उसको रिस्टोरेशन में 600 करोड़ का जरूरत है। ये पैसा कहां से आएगा? सरकार से पैसा लेने के दो ही तरीके हैं, या तो सांसद में पास करा के लीजिए बजट के समय, या नहीं तो प्रेसिडेंट देगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो अब जो इमीडिएट रिस्टोरेशन के लिए पैसा चाहिए रेलवे बोर्ड को, कहां से आएगा? उस समय तो सांसद उसके लिए नहीं, फिर से सांसद सत्र बनेगा, हो सकता है वो फरवरी में होने वाला है, 1 महीना के लिए पैसा चाहिए। तो उस समय अकॉर्डिंग टू नीड रेलवे बोर्ड के डिमांड पे वो डिमांड ऑफ ग्रांट बना के भेजेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि हमारे पास जो फंड मिला था वो इस वर्क के लिए नहीं है। अब उसमें से कुछ इनके पास रीअप्रोप्रिएशन के लिए आते हैं कि कुछ फंड को, बट क्या है ना, वो एक ही ग्रांट के अंदर में डिफरेंट सब हेड के बीच, ठीक है, आप रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, उसके पीछे भी कुछ पावर है, उससे बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो फिर उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको अगर लगेगा कि 600 करोड़ जमीन है, 600 करोड़ फंड रिलीज करेगी एज ए चार्ज, वो ग्रांट में आएगा एज ए चार्ज, और ये पैसा फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को रिटर्न हो जाती है। कब? जब वोटेड में ये चला जाता है, मतलब जब पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, मतलब वो सांसद आएगा, उस टाइम में जब मीटिंग होगी, जो पैसा रिलीज हो गया रेलवे को, उसमें ये पैसा भी दिखाया जाएगा कि 600 करोड़ हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लिया था, और फिर वो पैसा कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया को रिटर्न हो जाता है और रेलवे बोर्ड को सैंक्शन हो जाती है बाय वोटेड के रूप में। लेकिन इमरजेंसी में काम करने के लिए वो चार्ज पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी कभी बोल के नहीं आती है, वो आ जाता है तब हड़बड़ी में पैसा चाहिए। सर मान लीजिए सर पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है जी, उस समय सर मान लीजिए अचानक कुछ डिसास्टर हुआ, उस समय सर रेलवे क्या वोटेड से लेगा कि कंसोलिडेटेड फंड से लेगा? अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। अभी मान लिया जाए कुछ ऐसा चीजें हुआ, आपकी डिमांड्स आ गई अचानक से, तो पार्लियामेंट को जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं वो प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है। नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च तक वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड फॉर्म में प्रिपेयर हो जाती है कि मुझे कितना ग्रांट चाहिए, और उसके हिसाब से पार्लियामेंट में हो जाता है और ग्रांट के लिए उस सेशन का, उस फाइनेंशियल ईयर का। अभी सेशन चल रहा है, उसी समय अचानक से कुछ हो गया, तो टेक्निकल रूप कहीं लिखा तो ऐसा नहीं है, मे बी देखने में पढ़ने मिलेगा, बट टेक्निकल रूप से ये सोचिए कि अचानक से रेलवे बोर्ड कैसे कह देगा कि रिस्टोरेशन के लिए 1000 करोड़ चाहिए। उसको तो पहले बजट एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें कितना पैसा चाहिए, फिर ग्रांट के दिए, तो तब तक वो सेशन तो ऐसा नहीं चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से
उस समय भी उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देगी कंसोलिडेटेड फंड से, जिसको अगर समय है तो फिर वोटेड फंड से रिटर्न हो सकता है, नहीं तो अगले मीटिंग में वोटेड फंड से रिटर्न होगा। इमरजेंसी फंड सांसद से नहीं मिलती है, इमरजेंसी फंड सदैव चार्ज फंड के रूप में मिलती है और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन करती है, वो है ही इसी के लिए, इमरजेंसी के लिए इन जनरल। ठीक है, और बहुत डेप्थ में ऐसे हम भी नहीं गए, अगर कुछ वैसी चीजें होगी इन अंडर डेप्थ तो अलग बात है, बट इन जनरल जो इमरजेंसी फंड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है, और नॉर्मल फंड जो चलाने के लिए है हमारा वो पार्लियामेंट्री मीटिंग से आती है, यानी कि वोटेड से आती है। ओके ओके सर। सर वोटेड कोई फंड है क्या सर, या नहीं, जैसे वर्ड कंसोलिडेटेड फंड है सर? नहीं, वोटेड वर्ड है, वोटेड वर्ड तो का सर मतलब जी। तो सर आखिर पार्लियामेंट से जो भी सैंक्शन होते हैं वो कौन से अकाउंट से होते हैं सर? आपके देश के पास जो खजाने में पैसा है, कौन सी, देखिए पैसा आपके पास दो, सर आपके आपके रेल इसमें जो है देश में दो टाइप के पैसे पड़े हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और एक पैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, दोनों का कस्टोडियन आरबीआई है, दोनों का जो पैसा रखने का कस्टोडियन है वो आरबीआई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार डाल दिया है या बीच बीच में डालते रहता है देश के जरूरत के हिसाब से, कि भैया इसमें हम 10,000 करोड़ या 2 लाख करोड़ रख दिए, इसको कोई नहीं छू सकता है विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी सरकार का रेवेन्यू आमद है जीएसटी से, रेल से, फलना चिलना से 5 लाख करोड़। अब इस 5 लाख करोड़ में ही सरकार जो है, जो पार्लियामेंट से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी सबको अलग अलग फंड में, जो हम लोग के बजट सत्र में मिलता है, तो वो पैसा बोलता है वोटेड पैसा है। ये पैसा जो बांटेगा इसको बोलता है वोटेड पैसा हुआ, और अगर यहां से पैसा देती है तो इसको बोलता है चार्ज पैसा, जहां तक मैं समझा हूं। जी एनीवन अगर इसके बारे में और किन्हीं को थोड़ी बहुत जानकारी हो तो क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली सर ज़्यादा ध्यान में आ नहीं रहा है सर, अकाउंट का जी। जब कुछ लेक्चर कर रहे थे उस समय पता चला था कि दो तरह के फंड होते हैं मेरे पास। एक को शायद कंटीजेंसी बोलते हैं, एक को कंसोलिडेटेड बोलते हैं। हाँ तो वही मैं सोच रहा था कि यदि जो प्रेसिडेंट से पैसा आते हैं वो कंसोलिडेटेड अकाउंट से आते हैं, बिल्कुल। तो फिर उस तरीके से इनका जो पार्लियामेंट से अच्छा, आते आप हैं उस कह रहे हैं अकाउंट ये में वाला, क्या अब बोलते ये हैं? वाला कौन सा अकाउंट है, आप ये कह रहे हैं? यस सर, यस सर, यस अच्छा, सर। अब चलिए देखूंगा इस वर्ड को, वो अकाउंट वाले वर्ड को क्या बोलते हैं। नजर तो कहते हैं वही कंटीजेंसी ही फंड होगा, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या फिर इसमें और भी कुछ फंड हो गए। अकाउंट्स में बहुत अधिक अंदर नहीं किया, जरूरत नहीं है उतना, बट होगा तो जरूर कुछ नाम, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी जो पैसा होगा वो डिफरेंट फंड में होंगे, कंटीजेंसी फंड होगा या और भी कुछ फंड होगा, वहां से किससे किस में जाना है, तो दैट इज और डेप्थ, अकाउंट्स से आप और डेप्थ में जा रहे हैं, दैट इज, वो तो बच्चा है जितना नॉलेज होना चाहिए, बट मैं इस बारे पे गया नहीं, देख लेंगे जब कहीं नजर आएगा तो। मेरे पास मेरा जो जानकारी है इतना है कि हमारे पास दो टाइप के फंड होते हैं, एक का मालिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक का मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पैसा लेना है तो आपको वोटेड में जाना पड़ेगा, यानी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री में वोट कराकर या बजट ग्रांट कराकर जो मिलेगा तब मिलेगा, और बिना कोई प्रोसेस का डायरेक्ट आपको पैसा इमरजेंसी में लेना है तो वो पैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे सकती है आफ्टर अप्रूवल, दैट इज चार्ज पैसा। और दोनों पैसा का जो कस्टोडियन है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अभी तक में ऑलमोस्ट इतने की जानकारी मैंने, जो भी हो फिर धीरे धीरे और कुछ आएगा तो देखेंगे। ओके, 19 हो गया ना, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बाद में मैं शेयर भी कर दूंगा। कोशिश करेंगे जितना चीज हो आ जाए कि हम लोग का एग्जाम में छूटे नहीं कुछ, बाकी प्रयास ही कर सकते हैं। सर इसका वीडियो सर शेयर कर दीजिएगा कुछ। वीडियो तो कर ही देंगे, वीडियो तो हर रोज रात को मिल जाएगी, और ये स्क्रीनशॉट भी मैं कर दूंगा, बट बल्क में करेंगे तो 2-3 क्लास होने के बाद। अभी फिलहाल आप लोग पढ़ने के ले सकते हैं थोड़ा बहुत, और वीडियो हर रोज रात को शेयर करेंगे, और वो रहेगा आपके एग्जाम तक, जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक वीडियो आपके पास एक्सेस रहेगा। आपका अगला वाला पेज थोड़ा दीजिए ना, और लिस्ट
सिलेबस। इसको अगला दिन करेंगे। बाकी आज के लिए शुभ रात्रि।